हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की जो हमारी वीडियो है वो दिल्ली पुलिस के जो एस्पिरेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जिसका अभी एग्जाम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली 3 से 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी और जिन लोगों का एग्जाम आने वाला है उनके लिए भी। बेसिकली इस जो भी वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो एनालिसिस वीडियोस आप लोगों के लिए आ रही हैं, मेरी भी आ रही हैं और बहुत सारे अलग टीचर्स की भी आ रही है, वो यूज़फुल हैं या नहीं हैं, या उन वीडियोस को देख के आप लोग क्या गलती कर रहे हो जिससे की वजह से आप लोगों के पेपर बिगड़ रहे हैं या आने वाली शिफ्ट के अंदर बिगड़ सकते हैं। दूसरा, आप लोगों का एक कंसर्न है क्या हमारा पेपर टफ हो जाएगा, क्या एंड तक आते आते पेपर का लेवल बढ़ जाएगा, उसके ऊपर मैं बात करूंगी। सेफ स्कोर में आप लोगों से बात करूंगी और कितने गुड अटेम्प्ट्स हैं अगर आप अपने एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो तो कितना टारगेट आप लोगों को करके जाना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, इवन ग्रुप्स के थ्रू आप लोगों को कोई भी कुछ भी आके बोलता है और आप लोगों का जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है या आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है अपनी जो पढ़ाई है उसको करने के लिए। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो किसी भी चीज़ की वजह से परेशान हो। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के ही आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे सकती हूँ। और एज ए बड़ी बहन अगर आप ये मानते हो कि मैं हाँ आपके लिए कुछ मेंटोर या आप लोगों के लिए कोई गाइड या आप लोगों के लिए किसी टीचर की तरह से कोई भी रोल अगर मैंने निभाया है आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में, तो जो जो चीज़ें बताऊंगी इनको भरोसा कर लेना और उस चीज़ के ऊपर बिलीव करके जो अपनी तैयारी है उसके हिसाब से कर लेना। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को नहीं मानना है, वही सेम चीज़ें करनी है, तो फिर आपका एग्ज़ाम भी स्पॉइल हो सकता है और आपका जो ये अटैम्प्ट है ये भी जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट होगा और ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो अपना एग्ज़ाम का जो पेपर है उसको ख़राब कर लेंगे या अपना जो सिलेक्शन है उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कीजिए ये सारी छोटी छोटी गलतियाँ। और उन लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो अपने किसी छोटे से मोटिव की वजह से या सिर्फ अपनी एक किक की वजह से, हाँ इतने सारे लोगों को दिमाग टेंशन में डाल दिया, उस चीज़ की वजह से कुछ भी किसी ग्रुप के अंदर, किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू या कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्योंकि जो ये एग्ज़ाम होता है किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है और किसी की खुशियाँ जुड़ी हुई होती हैं, एक फैमिली के सपने जुड़े हुए होते हैं, एक माँ बाप के लोग सोच रहे होते हैं, या कोई मेरे पेरेंट्स अगर मैं पेपर दे रही होती तो वो एक टाइप से सपने देख रहे होते, मेरी बेटी या मेरा बेटा दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करेगा या इस बार तो नौकरी मिल ही जाएगी, और उन चीज़ों की वजह से आप लोग अपना पेपर ख़राब कर लेते हो और वो नौकरी का जो सपना है आपका अपने माँ बाप का वो ऐसा का ऐसा रह जाता है। और कहीं ना कहीं जो ये रेड ब्लू कलर का दिल्ली पुलिस लिखा हुआ अपर पहनने का जो सपना है, ट्रैक सूट पहनने का जो सपना है, वो भी ऐसा ही रह जाता है। इन छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करते हुए हमें अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है। सबसे पहले मैं बात करूँगी आप लोगों से एनालिसिस वीडियोस कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और कैसे आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। बेनिफिशियल तो ऐसे हो सकती हैं जैसे मैंने कल ही एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने एक एक चीज़ को समझाया कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आप उन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा, 2 से 3 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। जिस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर वो पैटर्न आपने फॉलो नहीं किया है, जैसे पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, किसी ने पॉलिटी नहीं पढ़ी हुई, 2-4 दिन में अगर वो आर्टिकल्स वगैरह रट के चला गया, 2-3 नंबर उसके बन गए तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन एनालिसिस का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आप लोगों के प्रिपरेशन के ऊपर, वो मेरी भी प्रिपरेशन और मेरे भी एग्ज़ाम के ऊपर एक बार रहा था, तो उस चीज़ से मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। और इसीलिए मैं इतने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के अब शाम को मैंने डिनर अपना स्किप किया है। इवन जब मैं ये बैठ के वीडियो बना रही हूँ उसके बाद जाके मम्मी ने लड्डू बना के दिए थे वो खाऊंगी और दूध पी के सो जाऊंगी। तो उस चीज़ की वजह से मैंने सफ़र किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ना करो। आप लोग एनालिसिस देखते हो, आप लोग कमेंट्स भी पढ़ते हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल्स पे देखते हो, वहाँ पे आप क्या देखते हो? मैंने 90 अटैम्प्ट कर दिए, मैंने 80 अटैम्प्ट कर दिए, मेरे 95 अटैम्प्ट हो गए। उसकी वजह से 2 चीज़ें आपके दिमाग में बनती हैं। पहली चीज़ है कि मुझे मेरे उस फ्रेंड ने 90 अटैम्प्ट कर दिए तो मुझे तो 90 अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे। उसकी तो इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं थी, उसने इतने अटैम्प्ट कर दिए तो मुझे भी करने पड़ेंगे।
और दूसरा, आप लोगों के दिमाग में एक टेंशन बन जाती है कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत ईजी आ रहा है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी। किसी को लगता है कि एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आ रहा है, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो आपका मेंटल पीस है कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाता है, और जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए था वहाँ पे आपका फोकस नहीं रहता है। पहली चीज़ जो मेरे साथ हुई थी वो ये था कि मैं 2000 सीजल 2019 का एग्ज़ाम दे रही थी। मैं भी आप लोगों की तरह एनालिसिस देख रही थी। 3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। 3 दिन तक कंटिन्यूसली मैंने एनालिसिस देखी, और हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत नॉर्मल टाइप का मैथ्स पूछा जा रहा था, और बहुत ही नॉर्मल टाइप का पेपर आपसे लोगों से पूछा जा रहा था। मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, मैं शायद पता नहीं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रही थी या सच में ही ऐसा था कि उन लोगों के जो मॉक टेस्ट के अंदर में से स्कोर था वो काफ़ी कम रहता था, और उनका जो अटैम्प्ट था वो लगभग उस टाइम के ऊपर 85 से 90 अटैम्प्ट्स थे उनके। जिस दिन मैं पेपर के अंदर बैठी उस दिन पेपर टफ आ गया, मैथ्स काफ़ी टफ आ गया। जहाँ पे सारे लोग 25 करके आ रहे थे उस दिन 12-13 बनाने भी काफ़ी मुश्किल थे, और मैं उस पेपर को अटेम्प्ट कर रही थी उस टाइम के ऊपर। मेरे 75 क्वेश्चंस मैंने फुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद में मेरे पास में 10 से 12 मिनट का टाइम बचा हुआ था। अगर उस पेपर को देखा जाए तो मेरा बहुत अच्छा एक स्कोर होता, और अगर मैं उस 10 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेती तो मैं उस टाइम के ऊपर टॉप स्कोरर्स में होती। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे उस फ्रेंड ने तो 90 अटैम्प्ट किए थे, तेरे तो 75 ही अटैम्प्ट हुए, तेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तेरे से मॉक में तो 90 अटैम्प्ट होते थे, तूने अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो वो लास्ट के 10 मिनट थे ना, वो हड़बड़ाहट में मैंने निकाल दी। एक बार उस क्वेश्चन को देखो, एक बार उस क्वेश्चन को, और कोई भी क्वेश्चन मेरे से बना नहीं क्योंकि क्वेश्चन टफ थे और मैं टाइम उनके ऊपर दे नहीं रही थी। 5 से 7 सेकंड उनके ऊपर दूँ, उसके बाद आगा दूसरा पलट दूँ, फिर दूसरा पलट दूँ। इसी टाइप से मैंने पूरा पेपर अपना ख़राब कर लिया। वो लास्ट के 5-7 मिनट थे, उसके अंदर 2-4 क्वेश्चन बनने चाहिए थे, वो भी नहीं बने। और फिर मैंने क्या किया कि मेरे को लगा कि तुझे कुछ नहीं आता, तेरा पेपर तो हो गया ख़त्म, इससे अच्छा तो तू तुक्के ही मार दे, शायद तेरा पेपर अच्छा चला जाए। मैंने लास्ट के 2-3 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन के तुक्के मारे, जिसकी वजह से वो सारे क्वेश्चन मेरे गलत हुए, और मेरा स्कोर जो काफ़ी अच्छा जा रहा था वो नेगेटिव में चला गया है। इवन जो मैंने क्वेश्चन ठीक कर रखे थे उनके ऊपर भी मेरे को डाउट होने लग गया, और उनके भी कुछ के आंसर मैंने ऊपर नीचे चेंज कर दिए कि ये ठीक नहीं लग रहा, ये होगा, ये ठीक नहीं लग रहा, ये होगा, और वो पेपर मेरा पूरा स्पॉइल हो गया, मेरा पूरा अटेम्प्ट खराब हो गया। तो इस चीज़ से आप, मेरे को क्या लेसन मिला था या आप लोग क्या लेसन ले सकते हो, कभी भी प्री डिसाइडेड माइंड से नहीं जाना है कि पेपर बहुत आसान आ रहा है तो मेरा भी आसान आएगा, पेपर बहुत मुश्किल आ रहा है तो मेरा भी पेपर मुश्किल आएगा। हमें सिर्फ ये सोच के जाना है कि जैसा भी पेपर आएगा मैं अपना बेस्ट करूँगा। अगर मैं उस दिन ये सोच के गई हुई होती जैसा भी पेपर आएगा मैं अपना बेस्ट करूँगी, तो शायद उस टाइम मेरा बहुत अच्छा स्कोर होता और बहुत अच्छा उस टाइम के ऊपर मुझे पोस्ट मिल चुकी होती। इसलिए आप लोगों को जब भी पेपर देने के लिए जाना है, अभी आप लोग डेली एनालिसिस देख रहे हो, सारी चीज़ें देख रहे हो, इसमें से कभी भी आप लोगों के चैट्स के अंदर नहीं घुसना है, ना कमेंट सेक्शन के अंदर घुसना है आपको, ना ही किसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई चैट चल रही है उसके अंदर घुसना है। सारी चैट्स को अवॉइड करो। सिर्फ कोई जिसके ऊपर आपको भरोसा है, अगर आप उनकी एनालिसिस देख के कुछ सीख सकते हो तो सीख लो, अदरवाइज एनालिसिस वीडियोस देखना बिल्कुल बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस वीडियो देख के आप जितना अच्छा आपको आता था वो भी खराब कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ, या कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए या तो किसी के ऊपर भरोसा है जो ऑथेंटिक चीज़ बताता है वो सिर्फ सुनो, अदरवाइज बिल्कुल मत सुनो। किसी चैट के अंदर मत घुसो, किसी की कमेंट्स मत पढ़ो। कोई भी अपने दिमाग के अंदर बहुत बड़ा टारगेट मत बना के लेके चलो कि ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसी होगी सिचुएशन। जैसा भी पेपर होगा उसके अंदर आप लोगों को बेस्ट करना है, वही आप लोगों के लिए बेस्ट है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है, क्या लास्ट की शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम टफ हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और जैसा क्योंकि अभी तक एसएससी ने 4 दिन के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो किया है, तो आगे भी उम्मीद यही है कि एसएससी बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ही बाकी के एग्ज़ाम्स जो लेगी वो ऐसे ही होंगे। ना ही ऐसा होने वाला है कि सारे इजी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे और आपके पेपर में सारे टफ क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एसएससी एग्ज़ाम ऐसा बनाती है कि एवरेज बच्चा भी उसको कर पाए, कमज़ोर बच्चा भी कर पाए और अच्छा बच्चा भी उसको कर पाए। अच्छा बच्चा ऐसा ना हो कि 100 के 100 स्कोर कर दे, और कमज़ोर बच्चा ऐसा ना हो कि वो 5 भी स्कोर ना कर पाए।
एक ऐसा बैलेंस करके पेपर एसएससी बनाती है और हमेशा वैसा ही बनाया जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसा मैंने बताया कि कोई टफ एग्ज़ाम फंस गया, तो उसके ऊपर आप लोगों के लिए नॉर्मलाइजेशन बैठा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर लास्ट की शिफ्ट में पेपर मुश्किल आता है, आप लोग कम अटेम्प्ट कर पाते हो, तो आप लोगों का स्कोर बढ़ जाएगा, ओवरऑल आपकी परसेंटेज कम होगी जो स्कोर की, तो आप लोगों का स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। जब भी आपका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ज्ञान के देवता ऐसे हैं जो पूरा दिन मेरे जो अपना डिलीजेंट एसेसियन वाला चैनल है उसके ऊपर भी और भी अलग अलग जगह पे भी ज्ञान देते हैं कि पेपर इतना आसान आ रहा है, कट ऑफ इतनी चली जाएगी, पेपर इतना मुश्किल आ रहा है, कट ऑफ इतनी चली जाएगी। बस यही एक भ्रम चला रखा है कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ऐसी सिचुएशन। 2018 का पेपर था, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और जितनी भी वैकेंसी अभी है उसके अराउंड ही थी, उससे थोड़ी बहुत कम ही वैकेंसी थी और इससे आसान पेपर था। उसके बाद भी 74 कट ऑफ गई थी हाईएस्ट यूआर की। और इस बार आप कह रहे हो कि 90 प्लस चली जाएगी, 100 प्लस चली जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी है भाई वहाँ पे, और पेपर इतना भी हलवा नहीं आ रहा है कि ऐसे हवा में आपका पेपर हो जाएगा। इसलिए जो बच्चों को आपका बहकाने का काम चल रहा है उसको थोड़ा सा बंद कर दो। जो आपकी पेपर की कट ऑफ्स हैं, जो सेफ स्कोर हैं, वो अभी से तो बिल्कुल भी एकदम से हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो बता सकती है वो एसएससी बता सकती है या फिर आप लोगों का डाटा बता सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको इंश्योर कर सकती हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है ना, वो ऑलमोस्ट 2020 का जो आपका पेपर हुआ था उसके सिमिलर ही रहने वाली है। 2-4 नंबर ऊपर जा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2020 की जो कट ऑफ थी उसका मैं स्क्रीनशॉट जो अपनी वीडियो है उसके अंदर ऐड कर दूंगी, उससे आप लोग आइडिया ले लेना। फिजिकल की कट ऑफ और वो फाइनल कट ऑफ है 70 के अराउंड लोग जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी, उससे ज़्यादा आप 90 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाने वाली है। जिन भी लोगों का अटेम्प्ट 80 अराउंड है विद गुड एक्यूरेसी, वो लोग अपने आप को सेफ समझे, अपने अगले जो फेज है उसकी तैयारी करें और फालतू के जो ये कट ऑफ का ड्रामा होता है इसके अंदर ना घुसें। जिन लोगों का आगे आने वाला पेपर है वो लोग टारगेट करके चले कि लगभग 80 प्लस क्वेश्चन मुझे विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद में आप क्वेश्चंस को यूआर कैटेगरी और मेल की बात कर रही हूँ मैं, अगर फीमेल हो आप तो अगर आप 65 प्लस क्वेश्चंस अच्छे से बना आती हो, बहुत अच्छा आपका स्कोर है ये। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तो भी आपका लगभग आपको यही टारगेट करके चलना है 75 क्वेश्चंस तक आप गुड एक्यूरेसी के साथ। 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं होती, 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ में आप लोग बना लो। जो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं वो भी लगभग 65 से 70 के अराउंड अगर गुड एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस बना के आएंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एक स्कोर रहेगा। जो आगे आने वाले एस्पिरेंट हैं वो भी लगभग कुछ ऐसा ही टारगेट करके चल सकते हैं और उसके हिसाब से अपना जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कट ऑफ्स कुछ भी बहुत अलग से नहीं हो जाने वाला है, बशर्ते एसएससी ने जितने कैंडिडेट्स वो हर बार फिजिकल के लिए बुलाता है उतने ही कैंडिडेट बुलाए। तो अभी सीजीएल 2023 के लिए बोल देते हैं कि इतनी हाई कट ऑफ चली गई, एसएससी लगभग 12% लोगों को क्वालिफाई करवाता था और इस बार सिर्फ 7% लोगों को क्वालिफाई करवाया है प्री, इस वजह से वो कट ऑफ इतनी हाई गई है। हमेशा जो पिछली बार की कट ऑफ्स के आप वो दे रहे हो कि उसमें इतना हुआ था, उसमें इतना हुआ था, उस टाइम पे वैकेंसी 37,000 थी, उस टाइम पे वैकेंसी आपकी 12,000 15,000 थी। इस बार वैकेंसी कितनी है? 8,000 है। 8,000 वैकेंसी को देखते हुए 7% इन्होंने लोगों को 7 टाइम्स लोगों को क्वालिफाई करवाया, तो उसकी वजह से वो आप लोगों की कट ऑफ आई गई है। सीपीओ 2023 की बात कर रहे हैं, सीपीओ 2023 की वैकेंसी कितनी है? 2022 से वैकेंसी आधी है। आधी वैकेंसी होने के बाद इतनी कट ऑफ बढ़ना तो लाजमी है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों की वजह से टेंशन में मत पड़ो, अपना जो पेपर है उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना पेपर देने जाओ, बहुत अच्छा आप लोगों का पेपर होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी अगर कुछ भी ऐसा रहा है जिस चीज़ की वजह से आप लोगों को कुछ भी टेंशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर जुड़ के मेरे से टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं पिन कमेंट में डाल रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ। बहुत अच्छे से लोग अपनी तैयारी करते रहो और बहुत अच्छा अपना एग्ज़ाम दे के आओ, सब लोगों का बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो
और बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है, फिर मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।